सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब हम 40, ठीक है, हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने ये 40 क्वेश्चन कर लिए तो ना आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, ना आपको पीवाईक्यूज लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें 10 साल के पीवाईक्यूज मैंने कवर करे हैं। ठीक है, 10 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आपको हर चीज समझ आएगी। मैं हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा ट्रिक्स कि कैसे आपको रिएक्शंस याद रखनी है, कैसे आपको इक्वेशंस याद रखनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने नहीं पढ़ा, आप ये वीडियो देख सकते हो और आपके 40 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और आपका एग्जाम में 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे चैप्टर से। सेकेंड कंडीशन आती है कि पढ़ तो लिया है बट क्वेश्चंस नहीं करे। तो क्वेश्चंस नहीं करे तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा है। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। लास्ट टाइम पे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि कम टाइम में। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। लेट्स बिगिन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द Cu प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या बोल रहा है? Cu प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। Cu प्लस स्टेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो टूट जाता है सॉल्यूशन में। ठीक है, Cu प्लस अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन टू Cu2 प्लस एंड Cu। ठीक है, वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देगा और वो टूट जाएगा Cu2 प्लस में और Cu में। ठीक है, तो रिएक्शन आप क्या लिखोगे? जो Cu प्लस है वो Cu2 प्लस बन जाएगा और Cu बन जाएगा। मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब जो Cu प्लस है ये तो हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां पर हो रहा है इसका रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी। दैट्स व्हाई Cu प्लस इज नॉट स्टेबल। Cu प्लस टूट जाता है Cu2 प्लस में और कॉपर सॉलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ Cr2 प्लस एंड Fe2 प्लस विच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट एजेंट रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो Cr2 प्लस Cr3 प्लस में जाएगा। तो देखो Cr2 प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? Cr2 प्लस का कॉन्फिगरेशन होता है T2G3 Eg1। ये स्टेबल नहीं है, बट जैसे ही Cr3 प्लस में जाएगा वो बन जाएगा T2G3 और Eg1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये बन जाएगा Eg0। अब ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? क्योंकि T2G3 जो है वो कैसा है? सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल, तो ये स्टेबल है। अगर बात करें Fe2 प्लस और Fe3 प्लस की, तो Fe2 प्लस से 3D5 जा रहा है 3D6 से, 3D5 भी स्टेबल है। बट कौन ज्यादा स्टेबल है? अब यहां पे आप फंस जाओगे। यहां पे कौन ज्यादा स्टेबल है? T2G3 वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो Cr2 प्लस इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ T2G3 इन एक्वस स्टेट। ठीक है, जो T2G3 है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ड्यू टू विच इट विल एक्ट, Cr2 प्लस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 प्लस। ठीक है, आपको Cr2 प्लस स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन Fe2 प्लस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कम क्यों होता है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है, ये बताना है। तो इसका रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? ड्यू टू रिलेटिवली पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्टिनॉइड्स में क्या होता है? 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 5f इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत पुअर होता है। किससे? 4f से। लेंथेनॉइड्स में क्या है? 4f। ठीक है, तो ड्यू टू रिलेटिवली पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स इन एक्टिनॉइड्स देन 4f इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा? यहां पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि शील्डिंग पुअर होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज का डिक्रीज होगा। साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमको पता है कि जो KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इन एसिडिक मीडियम राइट द आयनिक इक्वेशन टू सपोर्ट दिस। ठीक है, हमको इसको सपोर्ट करने के लिए हमको आयनिक इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखोगे आयनिक इक्वेशन? देखो MnO4 माइनस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा? खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये Mn+7 से Mn+2 चले गया, तो ये रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिए से रिड्यूस हो गया, तो ये इक्वेशन आपको लिखी थी MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए और ये चले गया Mn2 प्लस में और 4H2 हमने लिख दिए बैलेंस करने के लिए। ठीक है, हमने क्या करा? 4H2 लिख दिए बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 4H2 तो 4 ऑक्सीजन और 4 2 8 8H प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 8
H प्लस, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग पता होनी चाहिए क्योंकि आपको हमेशा बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। हमको ऐसा मेटल बताना है किसमें फर्स्ट ट्रांजिशन, मतलब हमको 3D सीरीज में बताना है, ठीक है। ऐसा मेटल बताना जो कि +1 दिखाता है, सबसे फ्रीक्वेंटली +1 ही दिखाता है, तो कौन सा होगा, कॉपर, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा कॉपर। जो कॉपर है सिर्फ वही जो होता है वो +1 दिखाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो कॉपर होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट एंड व्हाई। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस ज्यादा है कि ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट क्यों होते हैं, ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। तो ये सारे रीजन आपको पता होने चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट रीजन पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला रीजन ये होगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकंड रीजन क्या होगा, कैटलिस्ट कौन से अच्छे होते हैं, विच प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है, इनका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा होता है, दे प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया। एंड थर्ड दे शो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो 3 रीजन है, आपको 2 रीजन तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों रीजन याद रखना और एग्जाम में कोई 2 रीजन लिख देना, ठीक है। कौन कौन से 3 रीजन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर सरफेस एरिया एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्कैंडियम फॉर्म्स नो कलर्ड आयंस, स्कैंडियम फॉर्म्स नो कलर्ड आयंस येट इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम कोई भी कलर्ड आयंस नहीं दिखाता, बट जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों दिखाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है और स्कैंडियम के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज स्कैंडियम हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को डेटा दे रखा है, उससे क्वेश्चंस पूछे हैं। डेटा में क्या दे रखा है हमको, E0 वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। E0 वैल्यूज M2+ से M जा रहा है, ठीक है। किस किस की, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और ये वैल्यूज दे रखी है -0.91, -1.88, ये सारी वैल्यूज। जिंक की है -0.76, कॉपर की है 0.34। हम देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, डेटा के थ्रू करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज E0 Mn2+ ऑफ E0 Mn2+ to Mn वैल्यू हाईली नेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो Mn2+ है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहां पे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इन Mn2+, ठीक है। तो Mn2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत स्टेबल है, तो Mn2+ Mn में नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है। Mn2+ जो है वो Mn में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, इसलिए जो है वो हाईली नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए वो हाईली नेगेटिव है, वो रिड्यूस इजीली नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको और पक्का से आएगा और आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। व्हाट इज द रीजन फॉर द इररेगुलरिटी इन द अबव E0 वैल्यूज। जो E0 वैल्यूज है इररेगुलर क्यों है, कोई ज्यादा कुछ हाईली नेगेटिव है, कुछ हाईली पॉजिटिव है, कुछ मीडियमली पॉजिटिव है, तो ये इररेगुलरिटी क्यों है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द इररेगुलर सम ऑफ ΔH1 एंड ΔH2। ये क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम होता है बहुत इररेगुलर होता है, सबका जो सम होता है बहुत इररेगुलर होता है। सेकंड रीजन, एंड मच लेस एंथैल्पीज, ठीक है, मच लेस एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन फॉर मैग्नीज एंड वेनेडियम, ठीक है। तो 2 रीजन है हमारे पास। फर्स्ट रीजन क्या है, इररेगुलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो सम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम होता है वो बहुत इररेगुलर होता है। सेकंड जो है सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेस होती है मैग्नीज और वेनेडियम के लिए। तो ये 2 रीजन आपको लिखने हैं, तो पक्का से याद रखना, ये क्वेश्चन पक्का से आता है कि जो इररेगुलरिटी होती है वो क्यों होती है। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे, ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उसी का पार्ट है, ठीक है, 9th का थर्ड पार्ट है। व्हाई इज E0 Cu2+ by Cu वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव, ठीक है। एक यही वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, ठीक है, पॉजिटिव कितनी है, E0 की वैल्यू कितनी रखी है, +0.34। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बहुत ही ईजी है, बिकॉज इट हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, पक्का से पता होना चाहिए कि जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है, सारे ट्रांजिशन मेटल्स की एटमाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट रीजन ये है, और सेकंड रीजन है लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, हाई एटमाइजेशन एंथैल्पी और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो E0 की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है कॉपर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वन शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमको पता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, Mn दिखाता है, मैग्नीज दिखाता है +7, Mn+7, ठीक है, Mn+7 दिखाता है। तो देख लो Mn+7 का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, 3d3 4s2 नहीं है,
3d5 4s1 ये भी नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 5 + 2 7, 6 + 2 8, तो कौन सा होगा 5 + 2 7, तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन 3d5 4s2, तो यहाँ पे Mn+7 दिखाएगा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है, मैग्नीज दिखाता है +7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हमको पता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों ही जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जो है वो कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है। ठीक है, उनका जो डी सबशेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। रीजन क्या दे रखा है, रीजन इन जिंक 3d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड एज वेल एज इन ऑक्सीडाइज स्टेट। तो वेरी करेक्ट है। ठीक है, पूरा करेक्ट है रीजन भी, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पूछा इस बार, गिव रीजंस। तो क्यों बनाते हैं, देखो दो रीजन है इसके, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। एक तो स्मॉल साइज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, स्मॉल साइज की वजह से जो चार्ज होता है वो हाई हो जाता है, हाई आयनिक चार्ज। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये तो लिखना है आपको, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है तो लिगेंड जो होते हैं वो इनके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको लिखना है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी आता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। n-2 f 1 to 14। ठीक है, f इलेक्ट्रॉन से तो हो सकते हैं 1 से 14 तक हो सकते हैं, ये n-2 होगा। फिर d जो होगा वो n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, या तो 0 या 1, तो 0 to 1 और ns2। ठीक है, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2 होता है इसका कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14th क्वेश्चन, द E0 Mn2+ ऑफ बाय Mn value for Mn is highly negative whereas E0 Mn3+ to Mn2+ is highly positive। ठीक है, एक में 2+ से 0 जा रहा है, एक में 3+ से 2+ जा रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी E0 वैल्यू जो है हाईली पॉजिटिव होती है मतलब इजीली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब Mn3+ Mn2+ में चल जाएगा। तो Mn3+ Mn2+ में क्यों जा रहा है, क्योंकि Mn2+ स्टेबल है 3d5 कॉन्फिगरेशन। और जब भी E0 वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है तो नॉट इजीली रिड्यूस। ठीक है, मतलब E0 Mn2+ ज्यादा स्टेबल है Mn से, इसलिए Mn2+ Mn में इजीली नहीं जाएगा, इसलिए जो E0 वैल्यू है वो हाईली नेगेटिव है। आए समझ में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बिकॉज Mn2+ हैज स्टेबल हाफ फिल्ड 3d5 कॉन्फिगरेशन, उसकी वजह से ये हाईली नेगेटिव है और ये हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, आपको सिंपल लिखना था कि 3d5 कॉन्फिगरेशन है जो कि हाफ फिल्ड होती है और स्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्वेशन का, राइट इक्वेशन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फ्रॉम पायरोल्यूसाइड ओर। ठीक है, पायरोल्यूसाइड ओर क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉमन नेम है MnO2। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, पायरोल्यूसाइड ओर से हमको बनाना है KMnO4। तो इसके लिए दो स्टेप्स होते हैं, दोनों पता होने चाहिए आपको। पहला क्या है, पहला हमने MnO2 डाला, उसमें 4 KOH, मतलब 4 तो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए, KOH डाला, उसके बाद ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, तो हमारा पहले बनेगा K2MnO4। ठीक है, क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा, मैग्नेट आयन बनेगा, पर मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट आयन बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट प्लस 2H2 बनेगा। तो K2MnO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि कलर्स के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कलर्स हमको आइडेंटिफाई करना है, तो ये ग्रीन कलर का होता है K2MnO4। उसके बाद जो MnO4 2- है, K2MnO4 ही है, MnO4 2-, उसको क्या करेंगे, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब ये किसमें है, +6 में है, अब ये किसमें बन जाएगा, +7 में, और बन जाएगा KMnO4। ठीक है, +6 से +7 बन जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा MnO4- प्लस MnO2 निकल जाएगा, प्लस हम बैलेंस कर देंगे इसको, तो 2H2O, और यहाँ पे 2H2 की वजह से क्या लग जाएगा, 4H+ लग जाएगा। ठीक है, ये H+ और H2O सिर्फ बैलेंसिंग के लिखे हुए हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिखे हुए हैं। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि MnO4- है, MnO4 2- है, उससे क्या बनेगा, MnO4- प्लस MnO2, उसके बाद 2H2O बैलेंस करने के लिए, फिर 2H2 को H2 बैलेंस करने के लिए 4H+ लगा दिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, सेकंड स्टेप से हमारा बन गया पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जो कि होता है पर्पल कलर का। तो दो स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद होनी चाहिए आपको दोनों स्टेप्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज एग्जिबिट ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बताना है ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हो, तो वो कौन सा है, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जो कि है +3। ठीक है, अब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे जिंक लिख देते हैं, जिंक आंसर नहीं है। ठीक है, जिंक आंसर नहीं है क्योंकि जिंक तो ट्रांजिशन मेटल होता ही नहीं है। ठीक है, आपको पूछा ट्रांजिशन मेटल, जिंक भी सिर्फ +2 दिखाता है, बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, तो यू डोंट हैव टू राइट जिंक, यू हैव टू राइट स्कैंडियम।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो Cr2+ से Cr3+ जाएगा तो वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसी कोई स्पीशीज जो +2 से +3 जाए तो स्टेबल हो। तो हमारे पास दो ऐसे एग्जांपल है, Cr2+ से Cr3+ जाएगा तो स्टेबल बन जाएगा। हाफ फील्ड आपको बताया था मैं T2G3 पे, T2G3 Eg1 है, उससे क्या हो जाएगा T2G3 बन जाएगा। और Fe2+ से Fe3+ क्या होगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर है इसके। ठीक है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, या तो क्रोमियम लिख सकते हो या Fe लिख सकते हो। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्वेशन पे है, हमको रिएक्टेंट दे रखा है, हमको प्रोडक्ट लिखना है। तो Cr2O7 2- + 14H+ + 6 Fe2+। हमको पता है जो Cr है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, तो यहां पर अभी Cr+6 है। ठीक है, Cr किसमें है? +6 में है। तो Cr रिड्यूस होकर +3 में जाएगा। ठीक है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। ठीक है, Cr जो है +6 से +3 में जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो Fe2+ Fe3+ में चल जाएगा। अब हम बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस के लिए 7 ऑक्सीजन इधर, तो 7H2 ऐड करने पड़ेंगे, 7H2O, और 7 × 14 तो 14H+ इधर दे रखे हैं। ठीक है, तो H2O क्या क्यों डाले? बैलेंस करने के लिए। सेकंड इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम पक्का से आएगी। ये हमारे को KMnO4 डाल रखा है, KMnO4 को हीट कर रखा है, तो क्या बनेगा? तो हमारा बनता है K2MnO4 + MnO2 + O2। ठीक है, K2MnO4 बनता है, MnO2 बनता है और O2 बनता है, ये पक्का से आएगी, याद रखना इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मिश मेटल, राइट्स इट्स वन यूज। तो मिश मेटल क्या होता है? एक अलॉय होता है, एन अलॉय ऑफ लेंथेनॉइड्स व्हिच कंसिस्ट 95% लेंथेनॉइड्स एंड 5% आयरन। ये आपको पता होना चाहिए, लिखना है आपको, क्योंकि 95% तो लेंथेनॉइड्स होता है और 5% Fe होता है। यूज क्या है? बुलेट्स में है और फ्लिंट्स में है। ठीक है, दो यूज लिख देना, बुलेट्स, यूज इन बुलेट्स एंड फ्लिंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, हमको रीजन बताना है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ Zn, Cd, Hd आर लो। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो क्यों होता है? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, आपको लिखना है वीक मेटेलिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? बहुत कम होती है, बिकॉज फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आउट ऑफ D4 स्पीशीज, हमारे पास दो D4 स्पीशीज है, Cr2+ एंड Mn3+। ये बोल रहा है Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। मतलब Cr2+ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, Cr3+ बनाएगा, और Mn3+ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होगा। हमको पता है क्योंकि Mn3+ स्टेबल नहीं है, Mn2+ स्टेबल है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा Mn2+ में। तो हमारा आंसर क्या होगा? Cr3+ मोर स्टेबल ड्यू टू T2G3 कॉन्फ़िगरेशन while Mn3+ more stable due to 3D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको दोनों का सिर्फ स्टेबिलिटी लिखनी थी और आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना था कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि क्यों स्टेबल है। ठीक है, इसका T2G3 कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए स्टेबल है, इसका 3D5 स्टेबल है, 3D5 कॉन्फ़िगरेशन इसलिए स्टेबल है। चलते हैं वापस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इक्वेशन बेस्ड है और वापस वही क्वेश्चन है, बट हमको रिएक्टेंट चेंज कर दिया है। ठीक है, देखो Cr2O7 2- से वापस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगा? Cr3+ में। ठीक है, +6 से किस में जाएगा? +3 में। I- जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, I- का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, तो I2 बन जाएगा, और हमारे पास 14H+ है इसलिए उधर हो जाएगा 7H2O। ठीक है, वेरी इजी रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो Cr2O7 2- है वो क्या है? स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ Cu2Cl2 एंड CuCl2 विच इज मोर स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन एंड वाई। तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन? पहले आपको देखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो इसकी है +1 और इसकी है +2। तो हमको पता है कि Cu+1 तो स्टेबल होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो टूट जाता है। Cu+1 टूट जाता है Cu2+ में और Cu में, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, तो ये तो अनस्टेबल है। Cu+2 स्टेबल होगा, मतलब CuCl2 मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज Cu2+ मोर स्टेबल ड्यू टू हाई डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, Cu2+ ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है, एंड Cu+ इज अनस्टेबल एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और आपको रिएक्शन लिखनी है Cu+1 से Cu2+ Cu। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी रीजन ले सकते हो। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रेडिक्ट व्हिच विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाई। तो कलर्ड कैसे पता लगेगा? कलर्ड मतलब जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो कलर्ड होगा। तो देखो हमारे पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ क्या होगा? D0। जिंक 2+ क्या होगा? D10। तो D10 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे पेयर्ड है। बचा Fe3+। Fe3+ कितना होता है? Fe3+ होता है D5।
Fe3+ होता है D5, तो D5 में पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा Fe3+. Why? Fe3+ is colored due to unpaired electrons which undergoes DD transition. ठीक है, तो रीजन क्या होगा? Because Fe3+ has unpaired electrons, उसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे? DD ट्रांजिशन कर पाएंगे. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा Fe3+. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाउ कैन यू ऑब्टेन पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट? देखो सोडियम क्रोमेट लिखा हुआ है, तो हमको पहले सोडियम क्रोमेट से क्या करना पड़ेगा? सोडियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ेगा. तो दो स्टेप रिएक्शन है, पहले हमको सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ेगा. तो 2Na2CrO4 plus 2H plus gives Na2Cr2O7 plus 2Na+ निकल जाएगा प्लस H2O हम लिखेंगे बैलेंसिंग के लिए. अब ये जो हमारा बना है, क्या बना है? सोडियम डाइक्रोमेट बना है. अब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम कराएंगे KCl से, क्योंकि हमको सिर्फ पोटेशियम लगाना है. तो सिंपल क्या करेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे. तो सिंपल क्या हो जाएगा? जो K है वो रिप्लेस कर देगा Na को, और क्या बन जाएगा? K2Cr2O7 जो कि होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और हमारा बन जाएगा 2NaCl निकल जाएगा. ठीक है, तो दो स्टेप रिएक्शन थी, इजी रिएक्शन थी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको. असर्शन दे रखा है Cu2+ आयोडाइड इज नॉट नोन. Cu2+ आयोडाइड नोन नहीं है, ऐसा बोल रहा है असर्शन. रीजन क्या है? Cu2+ हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज I- to I2. जो Cu2+ है उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो I- को किसमें ऑक्सीडाइज कर दे? I2 में. तो सही है ये आंसर. क्यों? देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, ऑल Cu2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड. ठीक है, आयोडाइड के अलावा सारे नोन है, मतलब हमारे पास CuCl2 भी है, हमारे पास CuBr2 भी है, बट Cu I2 एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि देखो जब ये रिएक्शन करते हैं ना, आयोडीन और Cu जो रिएक्शन करते हैं ना, तो Cu2+ जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है. क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है 2I2, और क्या बना देता है? Cu2I2 बना देता है. मतलब +1 बना रहा है, +2 नहीं बना रहा, +1 कॉम्प्लेक्स बना रहा है. Cu2+ 4I- gives Cu2I2 plus I2. ठीक है, तो दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए. असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किससे, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी? देखो Mn2+ वाला देखिए, Mn2+ स्टेबल है Mn3+ से, तो 3d5 से 3d4 जाना बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हाफ फील्ड है. अगर हम बात करें आयरन की, तो Fe2+ से Fe3+ तो इजीली चल जाएगा, क्योंकि 3d6 और 3d5 में इजीली चल जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है. अगर हम बात करें Cr2+ की, तो Cr2+ से Cr3+ भी इजीली चल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि Cr3+ बहुत स्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि T2G3 कॉन्फ़िगरेशन होता है. क्या होता है? T2G3 कॉन्फ़िगरेशन होता है. बात करें वेनेडियम की, तो वेनेडियम 2+ से वेनेडियम 3+, तो वेनेडियम कितना होगा? D3 से हमारा D2 जा रहा है, तो इसमें भी एनर्जी कमी देनी पड़ेगी, पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी? हमको पूछा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट देनी पड़ेगी हमको Mn में. ठीक है, क्योंकि Mn जो है वो 3d5 से 3d4 जा रहा है, मतलब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को छोड़ रहा है वो. ठीक है, तो इसके लिए Mn की केस में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी. नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27th क्वेश्चन. The correct order for the increasing oxidizing power in 3D series of transition elements. ठीक है, हमको क्या बताना है? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कौन जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ठीक है, कौन सा वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? तो देखो तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO4-, Cr2O7 और Vo2+. बट हमको बताना है कि कौन सा अच्छा वाला. तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन? आप सिर्फ निकालोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, M की कितनी है? +7, Cr की कितनी है? +6, और V की है +4. जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर. ये ध्यान रखना, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर. सबसे ज्यादा किसकी होगी? Mn+7 की, फिर Cr+6 की, और फिर V+3 की. तो हमारा आंसर हो जाएगा C, MnO4-, फिर Cr2O7 2-, और फिर Vo2+. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है. तो क्या होता है? The steady decrease in the atomic और ionic radii with increase in atomic number. जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है. क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f सबशेल. ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल. ये तो लिखना ही लिखना है आपको, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Why do transition metals have high enthalpy of atomization? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आएगा पक्का से. ठीक है, आपको पता होना चाहिए रीजन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ज्यादा क्यों होती है. तो रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं. बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स ड्यू टू व्हिच दे हैव स्ट्रांग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन. ठीक है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ
अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, एंड हेंस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में। तो ये था इसका रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी रिलेटेड है, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज लोएस्ट एंथैल्पी, ठीक है, लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो किसकी होगी, उसकी होगी जिसके सबसे कम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो कौन सा है वो, जिंक, ठीक है, कौन सा है, जिंक, जिंक, एज जिंक डज नॉट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो जिंक की सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी क्योंकि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो देखो आ गया ना, तो रीजन पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन पूछेगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का रीजन पूछेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन पूछेगा, सबका रीजन पता होना चाहिए जो मैंने करवा भी दिया आपको, ठीक है, तो क्या रीजन है, बिकॉज n-1d एंड ns सबशेल बोथ टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि दोनों की कंपेरेबल एनर्जी होती है, तो दोनों ns और n-1d दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ऑन व्हाट बेसिस Cu इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपकी चांदी है, ठीक है, तो क्या है आंसर, क्योंकि हमको पता है कि Cu हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन +2 ऑक्सीजन स्टेट, वेयर एज जिंक हैज फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल इन ग्राउंड एज वेल एज +2 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, जो जिंक है उसका कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट Cu जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है उसका, इसलिए दैट्स व्हाई Cu इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इज वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को पता नहीं होता कि इसका आंसर क्या लिखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि इसका आंसर क्या लिखना है। तो देखो ये बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी ऑक्सीजन स्टेट में डिफरेंस, उनके ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट कैसे हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस सिर्फ इन ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीजन स्टेट डिफर्स बाय 1, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑक्सीजन स्टेट है वो डिफर होती है 1 से, वेयर एज इन नॉन ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीजन स्टेट डिफर बाय +2, ठीक है, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी ऑक्सीजन स्टेट डिफर होती है +2 से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट डिफर होती है +1 से, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिएक्शन है, हमको रिएक्टेंट दे रखा है और प्रोडक्ट लिखना है, तो 2MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस I माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एल्कलाइन कंडीशन है, ठीक है, यहां पे एल्कलाइन कंडीशन है, हमको देनी रखी है एल्कलाइन कंडीशन, बट हमको पता होना चाहिए कि एल्कलाइन कंडीशन है। एल्कलाइन कंडीशन में क्या होता है, जो MnO4 माइनस है +7 से +4 में कन्वर्ट होता है, मतलब MnO2 बनेगा, और जो I माइनस है -1 से +5 में आए, +5 है, ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया -1 से +5, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस IO3 माइनस, ठीक है। अगर एसिडिक कंडीशन होती तो यहाँ पे I2 बनता और यहाँ पे Mn2 प्लस बनता, बट यहाँ पे एसिडिक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे बेसिक कंडीशन है, ठीक है, OH माइनस है, तो क्या बनेगा 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस IO3 माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, वाई Cu2 प्लस आयन कलर्ड वाइल Zinc2 प्लस आयन इज कलरलेस। देखो वही क्वेश्चन पूछ रखा है बट डिफरेंट तरीके से, कि Cu2 प्लस आयन तो कलर्ड होता है बट Zinc2 प्लस आयन कलरलेस होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो रीजन क्या होगा, सेम रीजन होगा, Cu2 प्लस आयन इज कलर्ड बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, आप वो भी लिख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, Cu2 प्लस इक्वल्स टू आर्गन 3d9, तो 3d9 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, बट Zinc2 प्लस हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल ड्यू टू विच जिंक इज कलरलेस। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आता है एग्जाम में, पर बच्चों को पता नहीं होता कि लिखना क्या है। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स। जो एक्टिनॉइड्स है उनकी जो केमिस्ट्री है वो स्मूथ नहीं है, क्यों, क्योंकि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल इज वेरी लेस, ठीक है। जो एनर्जी डिफरेंस होता है 5f 6d और 7s में वो बहुत कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, due to which actinoids show large number of oxidation state, due to which actinoid shows large number of oxidation states, उसकी वजह से उनकी स्टडी करना या उनकी केमिस्ट्री जो है वो स्मूथ नहीं होती। बट लैंथेनॉइड्स में क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन 4f 5d और 6s, वहां पे 6s हो जाएगा, 5d हो जाएगा और 4f हो जाएगा, वहां पे क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है तो ऑक्सीजन स्टेट इतनी शो नहीं करते, ठीक है। जिस उल्टा हो जाएगा, ड्यू टू विच लैंथेनॉइड्स शो less number of oxidation state and due to which the chemistry of lanthanoids is smooth. Now देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका एग्जाम में पक्का से आने के चांसेस है और इससे आपकी सारी मैग्नीज की रिएक्शंस कवर्ड हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, when MnO2 is fused with KOH, MnO2 डाल रखा है हमने और उसको फ्यूज करा है KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KNO3। KNO3 क्या करेगा, KNO3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
इट गिव्स अ डार्क ग्रीन कंपाउंड। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड का कलर डार्क ग्रीन होता है। तो कौन सा होता है K2MnO4, ठीक है, हमको पता है, हमने डिस्कस करा पहले भी। डार्क ग्रीन कंपाउंड कौन सा होता है K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। अब क्या हो रहा है, कंपाउंड ए डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव पर्पल कंपाउंड। अब देखो पर्पल कंपाउंड से पता लग जाएगा हमको क्या है, KMnO4 प्रेजेंट है। पर्पल कंपाउंड किसका होता है KMnO4, ग्रीन किसका होता है K2MnO4, ठीक है। तो ये तो हमको कलर से पता लग गए। अब वो बोल रहा है एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बी का, और एल्कलाइन सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां बोल रहा है एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको देखना है एल्कलाइन है या एसिडिक है। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बी ऑक्सीडाइजेस Ki टू कंपाउंड सी में बना रहा है। वेयर एज एन एसिडिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से आया एसिडिफाइड, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन है बी का, वो भी सेम ऑक्सीडाइज कर रहा है Ki को डी में। आइडेंटिफाई ABCD, ठीक है। तो हम रिएक्शन देखते हैं। तो पहली रिएक्शन है MnO2 की KOH के साथ, और KNO3 क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो MnO2 की रिएक्शन KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2 और KNO3 हम बोल सकते हैं। तो ये बनाएगा हमारा 2KMnO4, ठीक है, हमारा बनाएगा KMnO4। तो हमारा ये हो गया ए है K2MnO4 जो कि होता है डार्क ग्रीन कलर का, और H2O लिखा हुआ है बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी MnO4 ठीक है। अब इसकी रिएक्शन, ए की रिएक्शन किसके साथ, ए की रिएक्शन किसके साथ, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ए का, ये ए है, ए का डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है इन एसिडिक कंडीशन। तो किसमें बनेगा, MnO4- बन जाएगा, या KMnO4 बोल सकते हैं। MnO4- जो कि होता है पर्पल कलर का, और क्या बनता है MnO2 बनता है, और H2O बनता है, जिससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है MnO4- से, तो ये हमारा बी हो गया। अब बी की रिएक्शन दो कंडीशंस में होगी, एक एल्कलाइन और एक एसिडिक। तो पहले एल्कलाइन देखते हैं। तो ये एल्कलाइन है, MnO4- की रिएक्शन हो रही है I- के साथ। तो MnO4- क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो MnO4- यहां पे Mn+4 में कन्वर्ट होता है, ध्यान से देख लो। MnO2 बनाता है, और I- जो है वो IU3- बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि होगा हमारा C, ठीक है। ये एल्कलाइन कंडीशन थी, ये अभी हमने देखा भी था। I जो है यहां पे +5 ऑक्सीजन स्टेट में है। चलते नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंडीशन पे, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ B ऑक्सीडाइजेस Ki। तो देखो MnO4- + 10I- + 16H+। H+ मतलब यहां पे क्या एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है। तो यहां पे क्या होगा, जो Mn+7 है वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। Mn+2 में, ऊपर क्या हुआ था Mn+7 Mn+4 में कन्वर्ट हुआ था, और जो I- है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हमारा होगा D, ठीक है, ये होगा हमारा D। तो हमारा A होगा K2MnO4, B होगा KMnO4 या MnO4-, C होगा IO3-, और D होगा I2, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हमको रिएक्टेंट दे रखा है 2MnO4- + 5SO3 + 6H+। हमको पता है कि जो MnO4- है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Mn+7 से कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5SO3 है यहां पर, ठीक है, वो SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे कितने पे है, +4 पे है, और वहां पे हो जाएगा +6 पे, ठीक है। तो सिंपल इसका ऑक्सीडेशन होगा, और MnO4- का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। दैट्स व्हाई MnO4- एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन भी हमने कर रखी है, वो वापस देख लेते हैं। इसी का पार्ट है B, Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+। तो देखो Cr2O72- अभी 6+ पे है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा Cr3+ पे। हमको पता है Cr3+ जो है क्रोमियम की सबसे मोस्ट ऑक्सीजन स्टेट है। उसके बाद जो Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe2+ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो Fe3+ में, क्योंकि यहां पे 6 थे तो यहां पे 6 लगा दिए, क्योंकि यहां पे 2 क्रोमियम थे तो 2 क्रोमियम लगा दिए, 2Cr3+। अब देखो हमको ऑक्सीजन बैलेंस करने, तो यहां पे 7 है, 7 ऑक्सीजन, तो हमको ऐड करना पड़ा 7H2O मॉलिक्यूल, और 14, अब कितने बन गए, 14H+ बन गए। तो यहां पे 14H+ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। आपको हमेशा बैलेंस रिएक्शन ही लिखनी है एग्जाम में, ध्यान रखना, नहीं तो हाफ मार्क्स मिलेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द डेटा दे रखा है हमको, अरेंज Fe2+, Mn2+ एंड Cr2+ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीजन स्टेट। हमको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमको अरेंज करना है Fe2+ को, Cr2+ को और Mn2+ को। तो देखो हमको दे रखी है वैल्यूज, पहले वैल्यूज देख लेते हैं। Cr की दे रखी है -0.4, बहुत ही नेगेटिव है। Mn3+ की हाईली पॉजिटिव दे रखी है, और Fe3+ टू Fe2+ की +0.8 दे रखी है। हमको क्या पता है, मैंने क्या बताया था आपको, जितनी ज्यादा E0 वैल्यू, हायर E0 वैल्यू मोर इजिली इट रिड्यूस, ठीक है। जितनी ज्यादा E0 वैल्यू होती है, मतलब जितनी ज्यादा पॉजिटिव E0 वैल्यू होगी, उतना इजिली वो रिड्यूस होगा। तो इतना इजिली रिड्यूस होगा, मतलब Mn3+ Mn2+ में इजिली चले जाएगा। Mn3+ जो है Mn2+ में इजिली चले जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब Mn2+ सबसे ज्यादा स्टेबल।
क्योंकि Mn3+ इजीली रिड्यूस हो रहा है Mn2+ से। मतलब क्या है कि Mn2+ सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद देखो ये प्लस 0.8 है, मतलब Fe2+। उसके बाद सबसे लेस स्टेबल होगा Cr2+। सबसे लेस स्टेबल होगा Cr2+। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, और इजी क्वेश्चन है। तो हमारा हो जाएगा Mn2+ सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Fe2+ और फिर Cr2+। ठीक है, ये हमने कैसे करा, हमने वैल्यूज को, डेटा को एनालाइज करके ये आंसर लेके आए। तो Mn2+, Fe2+ एंड Cr2+। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिएक्शंस का है। तो राइट द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है किससे क्या बनाना है। KMnO4 फ्रॉम K2MnO4, देखो फ्रॉम के आगे लगा हुआ है ना, K2MnO4 से ये बनाना है। KMnO4 फ्रॉम K2MnO4, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे ये बनाना है। ठीक है, K2MnO4 से KMnO4 बनाना है, तो इजी रिएक्शन है। MnO4 KMnO4 है, K2MnO4 है, इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिडिक कंडीशन में, तो क्या बन जाएगा हमारा MnO4- या KMnO4 बन जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे MnO2 भी बनता है। ठीक है, तो MnO2 आपको लिखना है और बैलेंसिंग के लिए फिर लिख देना 2H2O। ठीक है, तो आपको MnO2 पता होना चाहिए, MnO2 बनता है और MnO4- तो बनता ही है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो Na2CrO4 फ्रॉम FeCr2O4, ये क्या है, Cr2O4 है, मतलब आयरन डाइक्रोमेट है। आयरन डाइक्रोमेट से हमको बनाना है सोडियम क्रोमेट बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे FeCr2O4 लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 से। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे इससे सोडियम कार्बोनेट से, +7 ऑक्सीजन ऐड करना है एयर। उसकी रिएक्शन क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा Na2CrO4, मतलब सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो Fe है वो ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, Fe जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, Fe2O3 और हमारा CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो आपको तीनों प्रोडक्ट पता होने चाहिए। क्या हुआ, Na2CrO4 बनेगा सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और हमारा बनेगा CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, CO2 गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन, Cr2O7 फ्रॉम CrO4 मतलब हमको बनाना है क्रोमेट से डाइक्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट से बनाना है डाइक्रोमेट, तो क्या लिखेंगे, ये हमारा क्रोमेट है Cr4 H+ डालेंगे तो बन जाएगा हमारा Cr2O7 अब कैसे याद रखोगे, देखो इजी रिएक्शन है, पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिख देना है प्रोडक्ट साइड में। अब देखो यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 2 4 जा 8, बट यहां पे कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। यहां पे 8 ऑक्सीजन, यहां पे 7 ऑक्सीजन है, तो एक H2O+ कर दूं, तो हमने कर दिया एक H2O+। अब यहां पे 2 H2 हो गए, तो हमको यहां पे 2 H+ ऐड करने पड़ेंगे, तो हमने यहां पे ऐड कर दी 2 H+। ठीक है, तो सिंपल बैलेंस करके रिएक्शन लिखनी है, तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो और सिर्फ बैलेंस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, 40 क्वेश्चंस करे हमने, 40 क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक के हमने कर लिए हैं, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को बस रिवाइज करो। पहले आपने नोट्स बना लिए होंगे इन क्वेश्चंस के, अब इनको रिवाइज करो और आपके 7 नंबर पक्के हैं चैप्टर से। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 10 साल के PYQs को एनालाइज करके मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट मिल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।